ये साल था 1504। मध्य एशिया की बर्फीली पहाड़ियों में एक बेघर शहजादा भटक रहा था। उसके पास न कोई अपना मुल्क था, न कोई बड़ी सेना। बस कुछ 100 वफादार सैनिक थे और एक टूटा फूटा सपना था। फरगना से भागा हुआ ये लड़का कभी अपनी ही जमीन वापस नहीं ले पाया। लेकिन इतिहास कभी कभी सबसे बड़ा मजाक इन्हीं हारे हुए किरदारों के साथ करता है। यही आदमी आगे चलकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखने वाला था जो अपने पीक पर दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा कंट्रोल करने वाला था। इस शहजादे का नाम था बाबर। वो बाबर जिसने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी, वो मुगलिया सल्तनत जिसे अकबर ने हिंदुस्तान में फैलाया और जिसे औरंगजेब ने अशोक के बराबर की बाउंड्री दी। ये कहानी सिर्फ राजाओं और महलों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक सिस्टम की, एक ऐसी मशीन की जिसने भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। एक ऐसा दौर जब यूरोप के व्यापारी अपनी चांदी उठाकर भारत में उड़ेल रहे थे, जब दुनिया भारत के सामानों की मुरीद थी। लेकिन एक ऐसा सच भी इस दौर का था जो अक्सर पढ़ा कम जाता है। शान शौकत की इस भीड़ में ये कहानी उस सिस्टम के टूटने की भी है जिसे आज इतिहासकार अलग अलग नजरिए से पढ़ते हैं। कोई इसे धर्म की लड़ाई बताता है, कोई अर्थव्यवस्था का दिवालियापन। सच इन दोनों के बीच में कहीं झूलता रहा है और इस कहानी को समझने के लिए हमें समझना होगा मुगल सल्तनत के पूरे इतिहास को। ये इतिहास करीब 300 साल के दौर का इतिहास है। आज के इस वीडियो में हम मुगलों की शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा किस्सा जानेंगे। कौन थे मुगल, कहां से आए और कैसे भारत पर राज करने वाले इन्हीं मुगलों के वंशज एक दौर में बंगाल में भीख मांगने लगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी बाबर ने। बाबर की नसों में जो खून दौड़ता था वो अपने आप में बेहद दिलचस्प था। पिता की लाइन में तो वो तैमूर से जुड़ा हुआ था, वहीं अपनी माँ की तरफ से वो चंगेज खान का वंशज था। लेकिन वो चंगेज खान के दौर वाला कोई विशुद्ध मंगोल नहीं था। पीढ़ियों से फारसी संस्कृति और इस्लामी समाज के बीच में रहने की वजह से ये लोग तुर्क मंगोल बन चुके थे। फरगना की छोटी सी रियासत में पैदा हुए बाबर के पास ये दोहरी और भारी भरकम विरासत तो थी, लेकिन अपनों की ही राजनीति के चलते गद्दी छिनने के बाद उसके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। बाबर का ये फेज सिर्फ एक मुल्क छीनने की कहानी नहीं थी, बल्कि यहीं से सेंट्रल एशिया के इन तुर्क मंगोलों का वो सफर शुरू होता है जो उन्हें समरकंद की दर-बदर ठोकरों से धकेलकर हिंदुस्तान की तरफ ले गया। लेकिन हिंदुस्तान में भी बाबर की राह आसान नहीं होने वाली थी। बाबर के सामने सिर्फ एक जंग की चुनौती नहीं थी। दिल्ली सल्तनत उस वक्त इब्राहिम लोदी के हाथों में थी। इब्राहिम के पास 1 लाख की सेना थी, हाथी थे, संसाधन थे। बाबर के पास मुश्किल से 12 से 20 हजार के आसपास सैनिक थे। ये लड़ाई कागज पर एक तरफा लगती थी, लेकिन बाबर भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास ऑटोमन और सफाविद एम्पायर की सीखी हुई बारूद की तालीम थी। उसके पास भारी तोपें और हल्की बंदूकें थी। एक तरह से देखा जाए तो बाबर उत्तर भारत में गन पाउडर की क्रांति ला रहा था। इस बारूद ने पूरी दुनिया में जंग लड़ने के तरीके बदल दिए थे। इसके साथ ही बाबर के पास सेंट्रल एशिया के तगड़े घोड़े थे, जिनका मुकाबला भारत के मौसम वाले घोड़े नहीं कर सकते थे। उधर अगर दिल्ली को देखें तो लोदी के सल्तनत के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अफगान सरदार अपनी कबीलाई आज़ादी को लेकर बहुत सेंसिटिव थे। इब्राहिम लोदी ने जब अपने सरदारों पर सख्ती से अपनी ताकत थोपने की कोशिश की तो उसके कई सरदार बागी हो गए, जैसे कि दौलत खान लोदी और दूसरी तरफ राजपूत संघ के राणा सांगा। इन लोगों ने बाबर को न्योता भेजा। उन्हें लगा कि बाबर लूटपाट करके वापस काबुल चला जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह मेहमान अब भारत का बाशिंदा बनना चाहता है। साल 1526 में पानीपत के मैदान में यह टकराव होता है। दिल्ली सल्तनत का 350 साल पुराना चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। भारत में दिल्ली की गद्दी पर मुगल सल्तनत काबिज हो गई। लेकिन जीत मिलते ही सब कुछ सेफ नहीं हो गया। बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा और लगभग तुरंत ही सब कुछ बिखरने लगा। अफगान सरदार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह हराया। हुमायूं को अपनी ही सल्तनत छोड़कर भागना पड़ा। 15 साल तक वो ईरान में दर बदर भटकता रहा, सफाविद दरबार में शरण लेता रहा। यह हार बहुत ही तकलीफदेह थी। लेकिन इतिहास में कभी कभी सबसे बड़ी हार भी एक तरह की रिसर्च बन जाती है। ईरान में रहकर हुमायूं ने फारसी दरबारी तौर तरीके, प्रशासनिक ढांचे और कला की बारीकियां सीखी। जब वो वापस लौटा तो अपने साथ सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट लेकर आया। लेकिन उसे खुद इस ब्लूप्रिंट को लागू करने का ज़्यादा वक्त नहीं मिला।
लौटने के महज कुछ ही महीनों बाद साल 1556 में वो सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई और मुगल साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई उसके 13 साल के बेटे अकबर के कंधों पर। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि एक बच्चे के हाथ में आया एम्पायर किसी भी वक्त बिखर सकता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगाया था, उसी ने अनजाने में मुगल भविष्य की नींव भी रखी थी। अपने बहुत ही छोटे शासनकाल में शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी बहुत बड़ी सड़क को रिनोवेट किया और ट्रेड के लिए एक मानक, एक स्टैंडर्ड चांदी का रुपया चलाया, जो आगे चलकर सदियों तक भारत की मुद्रा व्यवस्था की रीढ़ बना रहा। आज हम जिसे रुपया नाम से जानते हैं, उसे शेर शाह सूरी ने ही शुरू किया था। जब मुगल दोबारा सत्ता में लौटे तो उन्होंने इस ढांचे को उखाड़ने की बजाय इसे अपना लिया और इसे और भी इम्प्रूव किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर शेर शाह का प्रशासनिक मॉडल ना होता तो अकबर के लिए आगे का सिस्टम खड़ा करना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता। यानी जिस दुश्मन ने मुगलों को सबसे बड़ी हार दी थी, उसी दुश्मन के बनाए ढांचे पर आगे चलकर मुगल एम्पायर खड़ा हुआ। सत्ता में आने के बाद अकबर ने वो किया जो शायद उस दौर के किसी भी शासक ने नहीं सोचा था। उसने मुगल दरबार को धर्म और नस्ल से ऊपर उठाकर एक तरह की मेरिटोक्रेसी बना दिया, यानी कि जिसके पास काबिलियत है उसके पास ताकत होगी। लेकिन दोस्तों, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। 1570 के दशक से शुरू हुए अकबर द्वारा सुधार धीमे धीमे आगे बढ़े और 1590 तक के दशक तक आते आते मुगल प्रशासन एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के ढांचे जैसा बन गया। इस कॉरपोरेट ढांचे को मनसबदारी सिस्टम कहते थे। मनसबदारी सिस्टम में हर ऑफिसर को 2 रैंक दिए गए, जात और सवार। जात उसकी हैसियत बताता था और सवार यह तय करता था कि उस जात वाले ऑफिसर को कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। धोखाधड़ी रोकने के लिए घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की बारीक व्यवस्था की गई, जिसने मुगल आर्मी को एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड मशीन में बदल दिया। इस पूरे ढांचे को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन की भी एक साफ चेन बनाई गई। बादशाह के नीचे 4 बड़े मंत्रालय काम करते थे। दीवाने कुल राजस्व और वित्त संभालता था। मीर बख्शी सेना का हिसाब किताब और खुफिया जानकारी रखता था। सदर सुदूर धार्मिक मामलों और न्याय को देखता था और खाने सामान शाही घराने और कारखानों का इंतजाम करता था। एम्पायर को सूबों में बांटा गया और हर सूबे का मुखिया सूबेदार होता था। सूबे जो हैं वो सरकारों यानी जिलों में बटे हुए थे, जिन्हें फौजदार नाम का अधिकारी संभालता था। फौजदार सिर्फ फौज का मुखिया नहीं होता था, वो पुलिसिंग और लोकल रेवेन्यू की निगरानी भी करता था, जैसे कि आज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, हालांकि उसके पास सेना की ताकत नहीं होती। यही वो चेन थी जिसकी वजह से दिल्ली का हुक्म गाँव-गाँव तक पहुँच पाता था। लेकिन दोस्तों, ये सारे इंप्रूवमेंट्स करने के बाद भी कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें किए बिना अकबर इस देश पर रूल ढंग से नहीं कर सकता था। उसने राजपूत पॉलिसी बनाई। इतिहासकारों के मुताबिक ये एक ठंडे दिमाग से लिया गया बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल फैसला था। उस दौर में तुरानी और ईरानी इन दोनों ग्रुप्स के बीच में खींचतान चलती थी मुगल दरबार में। राजपूतों को शामिल करके अकबर उसे बैलेंस करना चाहता था। इसके लिए मैरिज अलायंस बनाए गए। कछवाहा राजपूतों से लेकर तमाम राजपूताना इलाके अकबर के कंट्रोल में आए। इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन कंट्रोल में आए। इसके अलावा राजपूताना को डायरेक्टली कंट्रोल करना या उसे जीतना बहुत मुश्किल काम था। राणा सांगा की लड़ाई को अकबर के खानदान के लोगों ने देख लिया था और इस वजह से उनको चाहिए था कि राजपूतों को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मैरिज अलायंस के जरिए कंट्रोल में किया जाए, और इसी के चलते कई राजपूताना इलाके अकबर के कंट्रोल में आए। इसके साथ ही जब्ती सिस्टम के जरिए जमीन की पैमाइश की गई, फसल का औसत निकाला गया, टैक्स के रेट तय हुए। कहते हैं कि टैक्स सिस्टम इतना एक्यूरेट था कि अंग्रेजों ने बाद में इसी ढांचे को अपनाकर 150 साल तक भारत से रेवेन्यू वसूला। बस उन्होंने इसके हिसाब से अपने हिसाब से नाम बदल लिए। ये दोस्तों अकबर का ही दौर था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका था। कपड़ा, नील, मसाले, ये सब कुछ यूरोप, जापान और अमेरिका तक जा रहे थे। यूरोप के पास एशिया से सामान खरीदने के लिए देने को कुछ खास नहीं था, सिवाय नई दुनिया यानी अमेरिका से निकाली गई चांदी के। तो देखा जाए तो ये एक तरह का वन वे ट्रैफिक बन गया। चांदी भारत में आती रही और वापस लगभग कुछ नहीं जाता था। बदले में ये चांदी मुगल खजाने को भर रही थी। अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1580 से 1680 के बीच करीब 24 करोड़ रुपए की चांदी भारत के बंदरगाहों पर उतरी, जिसे मुगल टकसालों ने पिघलाकर सिक्कों में बदल दिया। भारत यूरोप के बाहर सबसे बड़ा चांदी का इंपोर्टर देश बन गया। इतना पैसा बाजार में आया कि अर्बनाइजेशन बेतहाशा तेज हो गया। आगरा और लाहौर जैसे शहरों की आबादी इतनी बड़ी हो गई कि उस दौर के लंदन और पेरिस भी उनके सामने छोटे कस्बे जैसे नजर आते थे।
लेकिन दोस्तों कोई भी राजा, जैसा कि मैंने कृष्णदेव राय की वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी राजा पूरी तरह से ब्लैक नहीं हो सकता तो वो पूरी तरह से वाइट भी नहीं हो सकता। अकबर का इतना चमकदार इमेज जो हम देखते हैं उसका हिसाब किताब भी कुछ ऐसा ही था। उसके नाम पर सबसे बड़ा दाग लगता है चित्तौड़गढ़ का घेरा। 24 फरवरी 1568 को जब चित्तौड़गढ़ का किला फतेह हुआ तो अकबर के आदेश पर करीब 30,000 आम नागरिकों और राजपूतों का कत्लेआम किया गया। मुगल सेना के हाथों में पड़ने से बचने के लिए राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। इसी के साथ अकबर की नाकामी जुड़ती है महाराणा प्रताप के सामने, जो अकबर की नीतियों के सामने कभी नहीं झुके। इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो राणा सांगा जो लड़े थे अकबर के दादा बाबर से, उन्हीं के पोते महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी अकबर के खिलाफ। और जैसे सांगा और उदय सिंह कभी नहीं झुके बाबर और अकबर के सामने, वैसे ही महाराणा प्रताप भी कभी नहीं झुके अकबर के आगे। अकबर के काल में प्रशासन से लेकर तमाम चीज़ें एक परफेक्ट मशीनरी की तरह चल रही थी। लेकिन जब कोई सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है तो सवाल ये नहीं होता कि वो टूटेगा ये नहीं, ये सवाल ये होता है कि वो कब टूटेगा। इस पूरे ढांचे के पीछे खास सोच भी काम कर रही थी। अकबर के दरबारी और इतिहासकार अबुल फजल ने एक विचार गढ़ा जिसे फर्रे-इज़्दी यानी दैवीय प्रकाश कहा गया। इस विचार के मुताबिक बादशाह की सत्ता सीधे ईश्वर से मिलती थी, न कि धार्मिक मौलवियों की मंजूरी से। इसी सोच ने सुलह कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति को जन्म दिया। अब देखने में तो ये सेकुलरिज्म जैसा थॉट लगता है, लेकिन ये आज के जैसा सेकुलरिज्म नहीं था, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी थी ताकि सिया सुन्नी या हिंदू मुस्लिम टकराव साम्राज्य को अंदर से खोखला ना करे। अकबर ने इबादत खाना बनवाया जहां हर धर्म के विद्वान बहस करते थे। यही खुलापन आगे चलकर शाहजहां के बेटे दारा शिकोह तक पहुंचा, जिसने सूफी और वेदांती विचारों को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन यही खुलापन दरबार के एक तबके को नागवार भी गुजरता था, और यहीं से वो टेंशन शुरू होती है जो आगे चलकर औरंगजेब के दौर में एक अलग शक्ल लेने वाली थी। लेकिन इस तनाव को आने में अभी वक्त था। अभी औरंगजेब से पहले 2 बादशाहों का आना बाकी था। अकबर के बाद जब उसके बेटे जहांगीर के हाथों में सत्ता आई तो मुगल एम्पायर का मिजाज बदल गया। जहांगीर अपने पिता की तरह कोई बहुत बड़े रणनीतिकार या विजेता नहीं थे। वो एक कला प्रेमी और बहुत ही अजीब पर्सनैलिटी वाले इंसान थे। उनकी सत्ता की पकड़ अफीम और शराब की लत के चलते अक्सर ढीली पड़ जाती थी। प्रशासन की असली कमान धीरे धीरे उनकी तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी बेगम नूरजहां के हाथों में सिमटती गई। नूरजहां ने जहांगीर की हालत का फायदा उठाते हुए दरबार में अपना एक मजबूत गुट बना लिया, जिसे नूरजहां का जुनता कहा जाता है। जहांगीर का दौर एक तरफ तो न्याय की जंजीर और पेंटिंग के बेहिसाब डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके प्रशासन में एक तरह का ठहराव आ गया। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की रही कि इसी दौर में 1615 के आसपास सर थॉमस रो नाम का एक अंग्रेज राजदूत मुगल दरबार में व्यापारिक रियायतें मांगने पहुंचा। उस वक्त दरबार के गुटों में उलझे हुए मुगल अधिकारियों ने यह नहीं सोचा होगा कि जिन विदेशी व्यापारियों को वो मामूली समझ रहे हैं, जिन लोगों को वो बस थोड़ी सी जगह दे रहे हैं, वही एक दिन इस पूरी सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। जहांगीर की मौत के बाद जब शाहजहां तख्त पर बैठा तो एम्पायर अपनी भव्यता के सबसे सुनहरे लेकिन सबसे खर्चीले दौर में घुस गया। शाहजहां का विजन संगमरमर और लाल पत्थर का था। ताजमहल, शाहजहानाबाद, जामा मस्जिद जैसी इमारतें उसी दौर की देन है। बाहरी तौर पर यह मुगलों के पीक का प्रतीक लगता है, लेकिन असल में यह एक ऐसा आर्थिक बुलबुला था जो अंदर ही अंदर मुगल शासन में दबाव पैदा कर रहा था। शाहजहां के बेहिसाब कंस्ट्रक्शंस और कंधार में चलाए गए उसके नाकाम मिलिट्री अभियानों ने शाही खजाने पर अच्छा खासा असर डाला। इस खर्च की भरपाई के लिए ज़मीन का लगान बढ़ा दिया गया। किसानों से लगान 1/3 की बजाय आधा लिया जाने लगा। इसका असर किसानों की कमर भी तोड़ने लगा। एक तरफ जहां शाहजहां के काल में इतने बड़े डेवलपमेंट हुए, वहीं दूसरी तरफ शाहजहां का अंत किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। 1658 में वो बीमार पड़े तो उनके 4 बेटों के बीच खूनी जंग छिड़ गई गद्दी को लेकर। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को धौलपुर के पास हराकर बाद में उसकी हत्या करवा दी और अपने बीमार पिता को आगरा के किले में नज़रबंद कर लिया। 1658 में खुद गद्दी भी संभाल ली। शाहजहां के दौर में ही खजाने पर दबाव दिखने लगा था। ताजमहल जैसी भव्य इमारतें खड़ी करना आसान काम नहीं था। इसमें बेशुमार पैसा और मजदूरी लगती थी। इसके साथ साथ दक्कन में कुछ शुरुआती मिलिट्री अभियान भी चल रहे थे जो खजाने में धीरे धीरे सेंध लगा रहे थे। शाहजहां के दौर में ये दबाव अभी भी संभाला जा सकता था क्योंकि साम्राज्य का बाकी ढांचा मजबूत था। लेकिन दोस्तों, ये वो चिंगारी थी जो आगे चलकर एक बड़ी आग बनने वाली थी। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो ये सवाल आखिरकार सामने आया। औरंगजेब को अक्सर सिर्फ एक धार्मिक कट्टरपंथी के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन असली कहानी अगर आप औरंगजेब की देखें तो वो ज़्यादा उलझी हुई नज़र आती है।
औरंगजेब ने अपनी पूरी सेना दक्कन में झोंक दी। बीजापुर और गोलकुंडा की जीत बहुत महंगी साबित हुई। 1681 में जो सैन्य बेस लेकर वो दक्कन गया था वो कोई मामूली टुकड़ी नहीं थी। यहाँ लगभग 5 लाख लोगों का एक चलता फिरता शहर बनाया गया। इसमें सैनिक, उनके परिवार और ट्रेडर सब लोग शामिल थे। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि बाबर की असली ताकत तोपें नहीं, उसकी सप्लाई चेन थी। औरंगजेब के दौर में दक्कन में मराठे भी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और मराठों ने मुगलों की इसी सबसे बड़ी ताकत को, जो बाबर की सप्लाई चेन की ताकत थी, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। मराठे सिर्फ छुपकर वार नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने बंजारों के उन काफिलों और अनाज की सप्लाई लाइंस को काटना शुरू कर दिया जिन पर 5 लाख की मुगल सेना जिंदा थी। मुगल आर्मी मैदानी जंग में हथियारों से कम और अक्सर रसद और भुखमरी से ज़्यादा हारी। 26 साल तक चली औरंगजेब और मराठों की ये जंग इस पूरी भीड़ को दक्कन में ढोती रही और ये भीड़ जितनी बड़ी होती गई, मुगलों का खजाना उतना ही बेकाबू होकर खाली होता रहा। इस दौर की असली तस्वीर हमें सिर्फ शाही किताबों से नहीं, बल्कि एक आम क्लर्क की डायरी से भी मिलती है। भीमसेन सक्सेना नाम का एक कायस्थ सैनिक औरंगजेब की सेना में क्लर्क था। उसने नुस्खाए दिलकुशा नाम से अपना संस्मरण लिखा। भीमसेन के मुताबिक दक्कन के कैंप में महीनों बारिश नहीं होती थी। अकाल और बीमारियों की वजह से 20 से 30 लाख के बीच लोग मारे जा चुके थे। हालांकि ये बहुत बड़ा और एग्जेजरेटेड नंबर है, लेकिन इस एस्टिमेट से ये पता चलता है कि मारे गए लोगों का नंबर बहुत बड़ा रहा होगा। इसके साथ ही सैनिकों को लंबे टाइम से सैलरी नहीं मिल रही थी। किसान अपनी ज़मीनें छोड़कर भाग रहे थे। जो एम्पायर कभी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, उसके पीछे अब सिर्फ भूख और लाचारी बची थी। इन सब से जुड़ी असली प्रॉब्लम जागीरदारी सिस्टम और उसी चांदी में थी जो यूरोप से भारत आ रही थी। यूरोप से आई उस 24 करोड़ की चांदी ने भारत के बाजारों में भयंकर महंगाई पैदा की। चीज़ों के दाम आसमान छूने लगे, लेकिन जागीरदारों को जो ज़मीनें तनख्वाह के रूप में मिल रही थी, उनसे आने वाला लगान फिक्स था। इस महंगाई से निपटने के लिए और अपना खर्चा निकालने के लिए जागीरदारों ने किसानों को तय लिमिट से ज़्यादा लूटना और निचोड़ना शुरू किया। ऊपर से जागीरें हर 3-4 साल में बदल भी जाती थी, इसलिए हर जागीरदार चाहता था कि जाते जाते जितना हो सके वो लूट ले। जैसे जैसे सेना बड़ी हुई, मुनाफे वाली ज़मीनों की कमी हो गई। रिजल्ट ये हुआ कि भयानक महंगाई और शोषण से टूट चुके किसानों, खासतौर पे जाट, सिख और मराठों को हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ा। ये हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई जैसा नहीं था। ये एक थकी हुई लालची व्यवस्था और बेकाबू महंगाई के खिलाफ शोषित तबके का विद्रोह था। विद्रोह अलग अलग जगहों पर अलग अलग शक्ल में सामने आया। दक्कन के पहाड़ों में शिवाजी और उनके बाद पेशवाओं की अगुवाई में मराठा एक संगठित ताकत बने, जो आगे चलकर पूरे सबकॉन्टिनेंट से चौथ नाम का टैक्स वसूलने लगे। पंजाब में सिख, जो पहले एक शांत धार्मिक समुदाय थे, वो मुगल दमन के जवाब में हथियारबंद होने लगे और अपने स्वतंत्र इलाके बनाने लगे। वैसे सिखों का ये विरोध जहांगीर के टाइम से शुरू हुआ, जब जहांगीर ने सिख गुरु अर्जन देव जी की निर्मम हत्या कराई, और उसके बाद औरंगजेब के काल में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों की हत्या की गई। इसके साथ ही गंगा के मैदानी इलाकों में जाट किसान, जो पहले सिर्फ खेती करते थे, वो अब किले बनाकर मुगल फौजदारों को चुनौती देने लगे। ये तीनों ताकतें अलग अलग वजहों से उठी, लेकिन इनका नतीजा एक ही था। मुगल सेंटर अपने ही किनारों से कटता चला गया। अब कहानी में आगे बढ़े तो औरंगजेब की मौत हुई 1707 में, और उसके तुरंत बाद जो कुछ हुआ उसे नाम दर नाम समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से मुगल एम्पायर कदम दर कदम टूटता गया। औरंगजेब के 3 बेटों के बीच गद्दी की जंग छिड़ी। सबसे बड़ा बेटा मुअज्जम जीत गया इस जंग को और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। वो पहले से ही 65 साल का एक बूढ़ा आदमी था। 5 साल राज करके 1712 में उसकी मौत हो गई। उसके बाद जहांदार शाह गद्दी पर आया, लेकिन वो बिल्कुल भी गद्दी पर बैठने के काबिल नहीं था। इसके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पर वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ 1 साल के अंदर उसके भतीजे फर्रुखसियार ने उसे हरा दिया और उसकी हत्या करके बादशाह बन गया। फर्रुखसियार की जीत के पीछे असली ताकत 2 भाई थे, सैयद हुसैन अली खान और सैयद अब्दुल्ला खान। इन्हें इतिहास में सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। इन दोनों भाइयों ने फर्रुखसियार को गद्दी पर तो बिठाया, लेकिन असली सत्ता अपने हाथ में रखी। अब बादशाह सिर्फ नाम का रह गया था। यहीं से किंग मेकर का कॉन्सेप्ट भी चला मुगल एम्पायर में। जब फर्रुखसियार इन भाइयों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है तो 1719 में सैयद बंधु उसे तख्त से उतारकर अंधा कर देते हैं, बाद में उसकी हत्या करवा देते हैं। इसके कुछ ही महीनों के भीतर रफ़ी-उद-दराज़ात और रफ़ी-उद-दौला नाम के 2 और बादशाह गद्दी पर बिठाए गए और उनको उतार भी लिया जाता है। दोनों बीमारी या साजिश में जल्दी ही मारे जाते हैं। ये वो दौर था जब मुगल तख्त सिर्फ एक कठपुतली का खेल बना रह गया था। 1719 में मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा।
इतिहास में, और आप इसे रंगीला के नाम से जानते होंगे, क्योंकि ये जो राजा थे ये कला और मौज मस्ती में डूबे रहते थे, जबकि साम्राज्य उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। उसने लगभग 30 साल तक रूल किया और इस दौरान 3 बड़े इलाके प्रैक्टिकली आज़ाद हो गए। 1722 में सादत खान ने अवध में अपनी स्वतंत्र सल्तनत जमा ली। 1724 में निज़ामुल मुल्क ने दक्कन में हैदराबाद की नींव रखी। बंगाल में मुर्शीद कुली खान पहले से ही दिल्ली को टैक्स भेजना लगभग बंद कर चुका था। ये सूबेदार फॉर्मली मुगल बादशाह को अपना मालिक मानते रहे, लेकिन असल में अपने आप राज्यों के पूर्ण मालिक बन गए थे। इन्हीं मोहम्मद शाह के दौर में 1739 में ईरान से नादिर शाह भारत पर टूट पड़ा। करनाल की लड़ाई में उसने पुरानी पड़ चुकी मुगल आर्मी को बुरी तरह से हरा दिया, दिल्ली में कत्लेआम मचाया और मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी उठाकर ले गया। यह घटना मुगल अजेता के भ्रम का अंत थी। इसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच भारत पर कई बार हमले किए और हर बार दिल्ली और पंजाब को लूटता रहा। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह हराया, लेकिन इस लड़ाई में मुगल बादशाह का कोई रोल ही नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑडियंस बन गया था। मतलब ये कि इस दौर में मुगल दरबार जो था या मुगल पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी थी। रंगीला के दौर में ही पेशवा बाजीराव ने भी दिल्ली पर अटैक किया था। उसकी कहानी मैंने डिटेल में बताई है कि कैसे एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर ने मुगलों को खाक छनाई और उसके बाद दिल्ली पर उन्होंने 3 दिनों के लिए कब्जा किया। ये पूरी कहानी आपको यहाँ पर मिलेगा, वीडियो पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। खैर, रंगीला की मौत के बाद शाह आलम द्वितीय जो 1759 में गद्दी पर बैठा, उसे भटकता हुआ बादशाह कहा जाता है, क्योंकि लंबे समय तक वो दिल्ली में रहा ही नहीं। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने उसकी सेना को हरा दिया और 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंपनी पड़ी। यानी अब टैक्स वसूलने का अधिकार भी उसके हाथ में नहीं रहा। 1771 में मराठों ने उसे वापस दिल्ली की गद्दी पर बिठाया, लेकिन 1788 में एक अफगान सरदार गुलाम कादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और शाह आलम को अंधा कर दिया। 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ तो जनरल लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसी दिन से मुगल बादशाह औपचारिक रूप से अंग्रेजों की पेंशन पर जीने वाला दिल्ली का राजा बनकर रह गया। इसके बाद अकबर द्वितीय और फिर बहादुर शाह जफर, ये दोनों बादशाह सिर्फ लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित थे। उनकी सत्ता का दायरा किले के बाहर मुश्किल से ही चलता था। 1857 में जब उत्तर भारत में विद्रोह भड़का तो बागी सैनिकों ने बूढ़े जफर को बिना अपनी इच्छा के प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक नेता मान लिया। विद्रोह कुचल दिया गया और उसके बाद अंग्रेजों ने जफर पर मुकदमा चलाया और उसे रंगून भेज दिया। 1862 में उनकी मृत्यु हुई। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहादुर शाह जफर की मौत के बाद ही मुगल सल्तनत जो कागज़ पर 350 साल से चली आ रही थी, उसकी औपचारिक रूप से उसका खात्मा हो गया। अब सवाल यह है कि इतने लंबे पतन को समझा कैसे जाए। इस पूरे पतन को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। शुरुआती ब्रिटिश राइटर्स और यदुनाथ सरकार जैसे 20वीं सदी के कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे धार्मिक कहानी की तरह पेश किया, यानी औरंगजेब के जजिया कर और मंदिर तोड़ने की नीतियों ने एम्पायर को बर्बाद कर दिया। लेकिन 1966 में अलीगढ़ के इतिहासकार एम अथर अली ने 600 से ज़्यादा दरबारियों का आंकड़ा खंगाल कर दिखाया कि औरंगजेब के आखिरी दौर में दरबार में हिंदू अधिकारियों की हिस्सेदारी बढ़कर 33% के आसपास पहुंच गई। यानी अकबर के टाइम से भी ज़्यादा हिंदू ऑफिसर्स यहाँ पर काम करते थे। इरफान हबीब और सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकारों ने पर्शियन राजस्व के दस्तावेजों के आधार पर बताया कि असली वजह धर्म नहीं बल्कि जागीरदारी संकट था, जो हमने ऊपर देखा, यानी कागजी राजस्व और वसूली के बीच की खाई। मुजफ्फर आलम और संजय सुब्रमण्यम जैसे कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार एक कदम आगे जाकर पूछते हैं कि क्या 18वीं सदी वाकई एक अंधकार युग थी, क्योंकि लंबे समय तक हमें खास तौर पर जब मैं कॉलेज में था तो ये पढ़ाया जाता था कि जो 18वीं सदी है वो एक डार्क एज थी। तो उनके मुताबिक, इन सभी इतिहासकारों के मुताबिक, दिल्ली ज़रूर कमज़ोर हुई, लेकिन अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे क्षेत्रीय राज भी उसी दौर में आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से फल फूल रहे थे। एक सेंट्रलाइज यानी मुगल सत्ता खत्म नहीं हुई, वो बस बिखर कर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। इस नज़रिए पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि दिल्ली की तबाही, आम लोगों की भूखमरी और बार बार के हमले, ये सब भी उतने ही ज़्यादा दर्ज और डार्क सत्य हैं। सच शायद इन दोनों के नज़रियों के बीच में कहीं और है। तो आखिर सच क्या था? शायद एक लौता सच नहीं बल्कि कई सच एक साथ थे। ये वो एम्पायर था जिसने बेघर खाना बदोशों से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था खड़ी की। यही साम्राज्य आगे चलकर अपने ही वजन, अपने ही लालच और अपनी ही जंगों के तले दब गया
और जब ये टूटा तो इसका ढांचा, इसकी भाषा, इसकी प्रशासनिक शब्दावली आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दफ्तरों में जिंदा है। तहसील, दीवान, फौजदार, ज़मींदार, ये सारे शब्द आज भी इस्तेमाल होते हैं। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस दौर की गवाही है जब भारत दुनिया के सेंटर में खड़ा था। इसी दौर में फ़ारसी, अरबी, तुर्की और लोकल बोलियों के मेल से उर्दू ज़बान भी पनपी, जो आगे चलकर शायरी, अदब और आम बोलचाल की भाषा बनी और आज भी करोड़ों लोगों की ज़ुबान पर ये भाषाएँ हैं। और ये भी एक विडंबना है दोस्तों कि जिस राजस्व व्यवस्था ने मुगल सत्ता को इतना मजबूत बनाया, वही व्यवस्था बाद में अंग्रेज़ों के भी काम आई। 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी हासिल करती है तो उसने कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया, उसने सीधे सीधे मुगल राजस्व मशीन पर कब्जा कर लिया। बस मालिक बदल गया, जबकि जो सिस्टम था वो सेम था। इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य, कोई भी सिस्टम सिर्फ हीरो या विलेन की कहानी नहीं होता। बाबर एक बेघर अंडरडॉग था और वही आगे चलकर एक बहुत बड़े एम्पायर का संस्थापक बना। अकबर एक दूरदर्शी शासक था, फिर भी उसके बनाए सिस्टम ने ही आगे चलकर सारे बीज छिपे हुए थे जो औरंगजेब के दौर में विस्फोट बनकर फूटे। औरंगजेब न पूरी तरह कट्टरपंथी था, न पूरी तरह से टॉलरेंट राजा था। वो एक ऐसा शासक था जिसकी अपनी महत्वाकांक्षा की कीमत पूरे एम्पायर ने चुकाई। हर बड़ी कामयाबी के पीछे मजबूरियां छिपी होती हैं और हर पतन के पीछे इंसानी फैसलों की लंबी जंजीर होती है। मुगल साम्राज्य की कहानी भी यही सिखाती है कि इतिहास काला या सफ़ेद नहीं होता, वो कई ग्रे एरियाज़ में लिखा जाता है और इसी ग्रे एरियाज़ को सीखने के तौर पर हम सीखते हैं कि आगे जो है इतिहास या हमारा फ्यूचर किस तरह से डेवलप हो सकता है। एक एंगल छूट गया कि बहादुर शाह जफ़र के बाद क्या हुआ। बहादुर शाह जफ़र की जब मौत हुई या बहादुर शाह जफ़र को जब रंगून ले जाया गया तो उनके परिवार के कई लोगों को अलग अलग जगहों पर बसाया गया। ख़ास तौर पे कलकत्ता के पास इनका पूरा परिवार शिफ्ट हुआ, जो लोग जेल नहीं गए थे, जो लोग रंगून नहीं गए थे, और उसकी पूरी कहानी मैंने डिटेल में यहाँ बनाई है। इस पूरे वीडियो में कई ऐसे एंगल हैं या कई ऐसी घटनाएं हैं जो मैंने छोड़ दी हैं। उनको छोड़ने का रीज़न ये था कि फिर वीडियो आपके लिए बोरिंग होता और उनको समझने के लिए आपको अलग अलग जगहों पर फिर दिक्कतें होती और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, जितना लंबा ये ऑलरेडी हो चुका है। तो उन घटनाओं की बजाय मैंने उस सिस्टम को समझाने की कोशिश की है इस पूरे वीडियो में जिसके थ्रू ये एम्पायर चला, और उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को बताने की कोशिश की है जिन्होंने इस एम्पायर को मजबूत या फिर कमज़ोर करने में अपनी भूमिका निभाई। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस तरह का और कौन सा डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ मौर्यन एम्पायर पर एक पूरा डिटेल वीडियो लेकर आऊँ। इसी तरह से कौन से और एम्पायर हैं जिन पर आप चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो आए जिसको आप एक बार में देखकर उस एम्पायर की पूरी तासीर को समझ सकें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।